आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम जो है कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका चौथा अध्याय, जिसमें आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिजी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, तो सभी को यह वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या बताता है। तो देखिए, इस पार्ट के जो शुरुआत किससे हुआ था, तो इस पार्ट का जो शुरुआत हुआ था आपका ऑस्टेट के प्रयोग से। तो जो आपका ऑस्टेट का प्रयोग था उससे अपन को क्या पता चला था, तो ऑस्टेट के प्रयोग से पता चला था कि किसी भी चालक तार में जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है अपन को ऑस्टेट के प्रयोग से पता चला था। बट जो ऑस्टेट का प्रयोग था उससे यह पता नहीं चला था कि वो जो धारा होती है, सॉरी, वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक थे, जैसे कि आपका एम्पियर का जो है स्विमिंग रूल था, यानी एम्पियर के तैरने का नियम है, फ्लेमिंग का नियम है। ठीक है, इन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी भी धारावाही चालक तार के आसपास, उसकी कुछ दिशा होती है। किंतु उन दोनों जो साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो बाकी थ्योरी है आपका पीछे में, उन सब से जो है कुछ नॉलेज लेकर के दो साइंटिस्ट थे आपका, जिनका नाम है आपका जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट। इन दोनों ने जो है मिल करके क्या किया, एक प्रयोग किए और उस धारावाही चालक के कारण जो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, उससे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सके। तो किसी भी बिंदु पर धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये दोनों साइंटिस्ट हैं आपका, जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट है। इन्होंने जो नियम दिया उसी को कहा जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। ये दो साइंटिस्ट है, देखिए दोनों को नाम के मिलाकर बनाया गया है। इस साइंटिस्ट से बायो लिया गया है और इस साइंटिस्ट के नाम से आपका सेवर्ट लिया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। और इस नियम से अपन पता क्या करते हैं, तो इस नियम से अपन पता करते हैं धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उससे कुछ दूरी पर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखिए, जो बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है, उसमें अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक धारावाही चालक लेते हैं अपन। देखिए ये जो है आपके पास एक धारावाही चालक है, मान लीजिए इसकी लंबाई जो है कितनी है, एल है। तो ये एक धारावाही चालक है, इसमें अपन देख लीजिए ये एक आई जो है, आई दे दिए मतलब धारा दे दिए, तो ये एक धारावाही चालक है। ठीक है, अब इस धारावाही चालक में अपन कुछ एज्यूम करेंगे। देखो ये जो है इस धारावाही चालक का, देखिए ये छोटा सा पार्ट है जो कि आपके पास डी एल है। डी एल का मतलब होता है कि जो धारावाही चालक तार है वो एल लंबाई का है। कितने लंबाई का है आपका, एल लंबाई का है। तो इस एल लंबाई में से एक छोटा सा लंबाई को ले लिए जो जिसे बोला जाता है डी एल, और डी एल को बोला जाता है धारा अवयव। क्या बोलेंगे इसको, धारा अवयव। अब इस धारा अवयव से देखिए, इस धारा अवयव से मान लीजिए ये बिंदु P है, इस धारा अवयव से बिंदु P है जो कि आपका इस वाले से r दूरी पर है। इस धारा अवयव से इस धारा अवयव यानी कि तार से कुछ दूरी पर आपका एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर, बिंदु P पर। और ये जो बिंदु P है ना, वो इस तार से, ये तार है, इस तार से कितनी दूरी पर है, तो तार से वह r दूरी पर है। और ये जो लाइन खींचे हैं, मान लीजिए वो थीटा कितना, वो कोण कितना बना है, तो थीटा है। ये जो लाइन गया हुआ है जो बिंदु P से मिल रहा है, वो जो है तार के साथ यानी कि धारा अवयव के साथ कितना कोण बनाता है, तो मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। अब अपन को क्या करेंगे, देखिए तो बायो-सेवर्ट के नियम अपन इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा, देखिए तो पहला क्या होगा आपको, तो बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किस दर्शाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को dB से दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, पहले नियम के अनुसार बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसमें जितना भी धारा प्रवाहित हो रहा है ना उसके अनुकरणपाती होगा। ये हो गया पहला नियम। इसको आपको बोल के इसको लिखना भी है आपको ऊपर में, यहाँ पर क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होती है, अनुकरणपाती होती है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बता रहा है, ये दूसरा क्या बताता है, दूसरा ये बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जो है उस अल्प पृष्ठ, ये जो आपके पास धारा अवयव है ना, यानी कि अल्प पृष्ठ है, उसके भी अनुकरणपाती होता है। तो ये जो है आपका दूसरा नियम हो गया, ये हो गया आपके पास दूसरा नियम। ठीक है,
तीसरा देखिए क्या बताता है ये इसका नियम, तीसरा नियम क्या कहता है इसका जो तीसरा नियम है वो कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P पर, ठीक है, वो जो है साइन थीटा के बराबर होगा। और साइन थीटा में थीटा क्या है, तो ये वाला कोण है, तो ये तीसरा नियम हो गया आपका। देखिए चौथा क्या बताता है ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जो दूरी है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके पास ये तीसरा था, ये आपके पास कितना समीकरण हो गया, चौथा समीकरण हो गया। तो इसके ये आपके पास क्या हो गए, 4 समीकरण हो गए। पहला नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक में बहने वाली धारा के अनुकरणपाती होगा। दूसरा कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पपृष्ठ के अनुकरणपाती होता है। तीसरा बोला जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर वो जो है साइन थीटा के अनुकरणपाती होता है। और चौथा कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3, 4 पे अपन कर देंगे। आप क्या कर देंगे, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व जो है 4 पे इन समीकरण को जब हम हल करेंगे, एक साथ लेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बी अनुकरणपाती आई, देखिए यहाँ पे लिए आई, देन डी एल, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई जो है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको अपन और हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चित्र को देखिए मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि ये अपन सीधा कर लें। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसको जब हल करेंगे अपन, यानी कि ये वाला जो चिन्ह है ना आपका अनुकरणपाती, उसको हटाएंगे तो देखिए क्या आता है, तो डी बी जो होगा, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से जो है आपके बायो सेवर्ट का जो है नियम जो है आ जाता है। जहाँ पर के क्या है आपका, तो जहाँ पर के क्या है आपका, के एक नियतांक है और के का मान जो है माध्यम की पद्धति पर निर्भर करता है, माध्यम की पद्धति पर और तार और उस बिंदु P के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम की पद्धति का मतलब होता है अपन CGF लेंगे, SI लेंगे, MKS लेंगे, तो उसके अनुसार इस K की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो K का मान क्या करता है आपका, माध्यम की पद्धति, सॉरी जो मापन की पद्धति है उसके अनुसार बदलता है और माध्यम के अनुसार भी बदलता है। अगर हवा रहेगा तो अलग होगा, कांच ले आओगे तो अलग होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में, ठीक है, वायु में, और किसमें, वायु में। एसआई पद्धति में जो के का मान होता है ना वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। कितना होता है, एसआई पद्धति में जो के लेंगे उसका मान कितना होगा, इस पार्ट में पूरे के की वैल्यू जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई लेकर के चलना है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दीजिए के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये वाला आपको याद रखना है। तो ये आपका पूरी तरह से बायो सेवर्ट का नियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, बायो सेवर्ट का नियम। तो इस प्रकार से आपका बायो सेवर्ट के नियम का ये डेरिवेशन हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि इसकी दिशा क्या होगी, तो देखिए इसकी दिशा क्या अगर ज्ञात किए करेंगे, इसका अगर दिशा ज्ञात करें, किसकी दिशा, तो इसकी अगर दिशा ज्ञात करें डीबी की, डीबी मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा ज्ञात करें तो देखिए अपन ऐसे करके बनाए थे, बिंदु P बनाए थे, बिंदु P में देखो ऐसे क्रॉस था ये, तो इसका मतलब है, क्रॉस का मतलब होता है कि जो बल रेखाएं हैं ना वो इस बोर्ड से अंदर की ओर जा रही है। क्रॉस का मतलब होता है बल रेखाएं जो है इस बोर्ड में अगर क्रॉस बना दिए हैं तो बल रेखाएं बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। पुस्तक में अगर क्रॉस बना है ना इस टाइप से, इसका मतलब होता है चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो पुस्तक के लंबवत अंदर की ओर जा रही है। अगर ये बिंदु होता ऐसे करके, अगर ये बिंदु होता, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो पुस्तक से बाहर आ रही है, ठीक है। पुस्तक से लंबवत कहाँ पर आ रही है, वो बाहर आ रही है। क्रॉस का मतलब अंदर जाती है और डॉट का मतलब बाहर आती है। तो ये जो है आपका डीबी की दिशा हो जाएगी। तो फिलहाल डीबी की दिशा क्या होती है, तो डीबी की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। इसकी कुछ देखिए विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी अगर कुछ विशेषताओं की बात करें, देखिए विशेषताएं अगर बात करें इसके, किसके विशेषताएं, यानी बायो सेवर्ट के नियम की विशेषताएं अगर की बात करें तो पहला जो विशेषताएं है वो क्या है, देखिए पहला विशेषताएं जो है आपका
यह स्थिर विद्युतीय कूलाम के नियम के अनुकूल है। मतलब ये जो है आपका, ये किसके अनुकूल है? तो सिंपल सी बात है, ये जो है कूलाम के नियम के अनुकूल है। किसके? कूलाम के नियम के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? तो कूलाम के नियम के अनुकूल है। दूसरा देखिए जो दी गई है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, क्या हो? देखो ऐसे कर देते हैं, यदि थीटा जो है इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पर जो आया है ना साइन थीटा, इसको फाइन 0 लिख देंगे। थीटा की वैल्यू कितना कर देंगे? 0, तो ये हो जाएगा फाइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी पूरा जो समीकरण है ना वो क्या हो जाएगा? 0। तब जो है डी बी कितना हो जाएगा? तब जो है आपका डी बी, तब डी बी जो है आपका कितना हो जाएगा? 0, यानी कि न्यूनतम। यानी जब थीटा का मान 0 होगा तो जो चुंबकीय तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। अब इस 0 का मतलब क्या होता है? इस 0 का मतलब होता है कि जो बिंदु P है, 0 का मतलब क्या है? बिंदु P है जो है तार के अक्ष पर स्थित हो। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र बनाए थे ऐसे करके अपन, तो यहाँ पर बिंदु P लिए थे, ये बिंदु P था, तो थीटा बराबर 0 का मतलब ये बिंदु P जो है ना कहाँ पर हो? इसी पर हो, इसी के अक्ष पर स्थित हो। तो जब आपका बिंदु P जो है यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आपका तार के अक्ष पर स्थित होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो डी बी जो है क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो जाएगा। यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कि फाइन थीटा का मान 90 डिग्री हो, साइन थीटा का मान 90 डिग्री का मतलब है फाइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम होती है। यानी डी बी जो है ना अधिकतम मिलेगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब डी बी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अब इस फाइन थीटा 90 डिग्री, मैंने थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये जो तार है ना वो ऐसे लंबवत जाए, यहाँ पर 90 कोण बनाते हुए यहाँ पर हो। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि ये जो बिंदु P है वो इस तार से 90 अंश बढ़ाते हुए, यानी कि जो आपका बिंदु P है वो तार की क्या हो? लंबवत हो। तो जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगा? आपका अधिकतम होगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लायक जो है ये बायो सेवर्ट का नियम अपन पढ़ लिए। इससे और एक्स्ट्रा बायो सेवर्ट में कुछ भी लिखना नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की जो है इसमें अगर आपको असुविधा हुई हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करें, ज़रूर हम आपकी बातों को नेक्स्ट वीडियो में जो है फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।